बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ वर्कर होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, देन कुछ मैनेजर होते हैं और कुछ मैनेजमेंट के चीफ्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इतने सारे अलग अलग लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनकी जो बिहेवियर है उसका फर्क कहीं ना कहीं हमारे वर्क प्लेस पे पड़ता है। ठीक है, अब जो ये वर्क प्लेस पे उनका फर्क पड़ता है उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कलेक्टिवली यहाँ पे इनकी जो पर्सनालिटीज हैं वो इम्पैक्ट करती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ ये जो पर्सनालिटी थ्योरीज हैं ये इसी में हेल्प कर रही हैं टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द वर्क प्लेस। अलग अलग पर्सनालिटीज को जानना पहचानना और उनका क्या असर पड़ेगा वर्क प्लेस के ऊपर, ये देखना। नाउ दीज इंक्लूड ट्रेड थ्योरी। पहली है हमारे पास ट्रेड थ्योरी, देन है साइकोडायनेमिक थ्योरी, फिर है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, ये चार हमारी थ्योरीज हैं। अब इन थ्योरीज की एप्लीकेशन के साथ साथ इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हम कवर करेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ट्रेड थ्योरी। अब जो ट्रेड थ्योरी है वो फोकस करती है आइडेंटिफाई करने में और मेजर करने में स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेड को। स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेड होता है हमारा जो बचपन से पैटर्न चला आ रहा है बिहेवियर का, उसको कहते हैं स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेड। अब इससे क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारा स्टेबल पर्सनैलिटी ट्रेड कि हम डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या फिर हम किस तरीके से उसके ऊपर अपना इंप्रेशन किसी भी तरीके से डालेंगे। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स। बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स यहाँ पे हमने देखे हैं। सबसे पहले है ओपननेस। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी बात करने लगते हैं, तो ये क्या होती है, ओपननेस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन ये लोग वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, प्लस एक्साइटेड रहते हैं, कुछ भी करने के लिए असर्टिव रहते हैं और पॉजिटिविटी रखते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रावर्जन होते हैं। देन है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म एक नेगेटिव ट्रेट है। इसके अंदर क्या होता है, जो इंसान होता है वो अपने आप को अपनी हर सिचुएशन को नेगेटिवली देखने लगता है। ठीक है, जब ये नेगेटिवली देखने लगता है तो उसको हर चीज में कुछ ना कुछ नुस्ख दिखाई देते हैं, तो ये न्यूरोटिसिज्म होता है। देन है एग्रीबलनेस। एग्रीबलनेस देखो हमारी जो होती है ये हमारी एज के साथ ट्रेट आता है वैसे, पर कई लोगों में आपने देखा होगा बचपन से ही चला बच्चे को डांट दिया या कुछ कह दिया तो वो अग्री कर जाता है उस चीज से कि वो चीज नहीं करेगा, तो ये क्या होता है, एग्रीबलनेस। देन है हमारे पास कॉन्सेंशियसनेस। कॉन्सेंशियसनेस क्या होती है, किसी भी चीज को करने से पहले बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाना, यानी केयरफुल हो जाना। ठीक है, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर किसी भी काम को करना, ये क्या है, कंसेंशियसनेस का ट्रेट है। अब जो हमारी ट्रेड थ्योरी है वो हमारे को क्या हेल्प करती है, किस लिए हेल्प करती है, जॉब परफॉर्मेंस जानने के लिए इंडिविजुअल की, देन लीडरशिप पोटेंशियल जानने के लिए और टीम डायनेमिक्स को जानने के लिए। अब एक एक करके समझ लेते हैं। जॉब परफॉर्मेंस तो आपको नाम से पता चल जाएगा किस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्कर या फिर एम्प्लॉय अपनी जॉब को परफॉर्म करेगा। देन लीडरशिप पोटेंशियल, एक मैनेजर और मैनेजमेंट का जो चीफ है वो किस तरीके से लीडरशिप पोटेंशियल दिखा सकते हैं। एंड लास्ट टीम डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो टीम डायनेमिक्स होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर जो एग्रीबलनेस आती है टीम के अंदर, उसको कहते हैं हम टीम डायनेमिक्स। जो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, कई बार देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कई बार एग्रीबलनेस आती है, तो ये डायनेमिक्स है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन। तो इसकी लिमिटेशन क्या है ट्रेड थ्योरी की, सबसे पहले है पुअर प्रेडिक्टर। ये एक पुअर प्रेडिक्टर माना गया है क्योंकि ये स्पेसिफिक सिचुएशन को क्या कर देता है, एक तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास इग्नोर्स कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होता है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होती है, ये क्या करता है कि हमारी जो सिचुएशन है उस सिचुएशनल फैक्टर है और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, उन चीजों को क्या करता है, निग्लेक्ट करता है और ओवर एम्फोसाइज यानी कि बहुत ज्यादा ही फोकस करता है पर्सनैलिटी ट्रेड के ऊपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी। Some trait-based assessment like the Myers-Briggs टाइप इंडिकेटर हैव क्वेश्चनेबल रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चनरी प्रोवाइड करी जाती है और पर्सन को उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, उसके बेस पे उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जज किया जाता है, तो ये लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साइकोडायनेमिक थ्योरी। अब साइकोडायनेमिक थ्योरी जो है वो अनकॉन्शियस मोटिव, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस और डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करती है। कहती है कि पर्सनैलिटी शेपिंग में क्या 3 चीजें काम आती हैं, अनकॉन्शियस मोटिव, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म। अनकॉन्शियस मोटिव्स होते हैं जो एक पर्सन के अपने आप अराइज हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे जो मोटिव्स अराइव होते हैं। एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो हमारा बचपन से हमारे साथ होता आ रहा है, वो एक्सपीरियंसेस हमारे को बनाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। देन है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म इज अ थिंक चीज जिसमें आप क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बहुत ज्यादा करते हैं, नहीं मैंने तो ये किया ही नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं किया, तो ये चीज डिफेंस मैकेनिज्म में आती है। ठीक है, नाउ ये हेल्प किस चीज में करता है, ये हेल्प करता है अंडरलाइंग मोटिवेशन, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रेजिस्टेंस टू चेंज में। किन 3 चीजों में, अंडरलाइंग मोटिवेशन, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजिस्टेंस टू चेंज में। अब इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो डिफिकल्ट टू मेजर, किसी के माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं,
हम ये कैसे मेजर कर सकते हैं, राइट? तो अनकॉन्शियस प्रोसेस आर डिफिकल्ट टू मेजर एंड अप्लाई डायरेक्टली टू वर्कप्लेस बिहेवियर। नेक्स्ट है ओवरली डिटर्मिनिस्टिक। ओवरली डिटर्मिनिस्टिक क्या है? क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है ओवर एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस फोर्स। अनकॉन्शियस फोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है इस थ्योरी के अंदर, और यहाँ पे कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग को डाउन प्ले कर दिया गया है, ठीक है? कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा कम तवज्जो दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड प्रैक्टिकलिटी, मे नॉट ऑफर क्लियर एक्शनेबल इंसाइट। बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहती यहाँ पे, और इसकी बेस पे एक्शन लिया जाए ऐसी ये थ्योरी है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि किसी के अनकॉन्शियस माइंड को रीड कर पाना इट्स समथिंग इम्पॉसिबल, या फिर हम किसी तरीके से भी किसी के थॉट्स नहीं जान सकते उसके मन में क्या चल रहा है जब तक वो खुद ना बताए, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी फोकस करती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, पर्सनल ग्रोथ पे, इनहेरेंट गुडनेस पे, ठीक है? तीन चीजें यहाँ पे है हमारे पास। सबसे पहले है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक इंसान को खुद से जो अपने बारे में रियलाइज होता है कि मैं ऐसा हूँ, या मेरे में ये कमी है, ये अच्छाई है, इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी खुद को एनालाइज करना, ठीक है? नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। अब पर्सनल ग्रोथ किस पे बेस्ड होती है? पर्सनल गोल्स पे बेस्ड होती है कि अगर आपको कुछ बनना है, ठीक है, आपको कुछ बनना है तो आप उसके लिए वर्क करते हो। अगर आपको टीचर बनना है तो आप टीचर के लिए वर्क करते हो। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आप अकाउंटेंट के लिए वर्क करते हो। तो ये क्या है, आपकी हर पर्सन का पर्सनल गोल अलग होता है और इसीलिए पर्सनल ग्रोथ अलग होती है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास इनहेरेंट गुडनेस। ये जो गुडनेस है हमारे को हमारे हायरार्की से मिली है, यानी हमारे पेरेंटल है, इनबिल्ट है। तो यहाँ पे ये तीन चीजों पे फोकस करता है। नाउ ये प्रमोट किस चीज को करता है या हेल्प किस चीज को करता है? एम्प्लॉय वेलबींग को, मोटिवेशन को और जॉब सेटिस्फेक्शन को। ये थ्योरी में मेनली तीन चीजों को प्रमोट करता है, दैट इज एम्प्लॉय वेलबींग, मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन है लैक ऑफ एम्पेरिकल सपोर्ट। एम्पेरिकल सपोर्ट क्या है यहाँ पे? जो हमारे को सपोर्ट हमारे बॉस से मिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं एम्पेरिकल सपोर्ट। क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, तो आपके बॉस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई उनकी इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है? आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना है या फिर अपने आप को अपने गोल्स की तरफ लेके जाना है। नेक्स्ट है ओवर सिंप्लीफिकेशन, मे नॉट एडिक्वेट एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये प्रॉपर तरीके से ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है। एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगेटिव इमोशन। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट और नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं उस चीज को भी क्या कर रहा है, एक तरीके से इग्नोर कर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एम्फोसाइज द रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बिटवीन पर्सनल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल। तो यहाँ पे पर्सनल फैक्टर और एनवायरमेंटल यानी कि हमारे खुद की जो फैक्टर्स हैं, हमारा खुद का जो बिहेवियर है, प्लस जो हमारे को एनवायरमेंट से बिहेवियर मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि आपके आसपास के लोग भी आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खुश मिजाज लोगों में रहेंगे तो आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा दुखी या नेगेटिव लोगों में रहते हैं तो आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों चीजें इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है? दोनों चीजें आपस में मिलती हैं और फिर एक पर्सनैलिटी ट्रीट करता है। अब नाउ ये हेल्प किस में करता है? अंडरस्टैंडिंग हाउ इंडिविजुअल लर्न्स, किस तरीके से एक पर्टिकुलर इंसान लर्न करेगा और चीजों को अडेप्ट करेगा, या फिर चेंज को या फिर किसी भी तरीके की पॉलिसी को अडेप्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग एंड रीएनफोर्समेंट। तो ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग और रीएनफोर्समेंट के थ्रू किस तरीके से वो अपने आप को चेंज करेगा। लर्निंग हमेशा चेंज से रिलेटेड है। इट्स अ पॉजिटिव चेंज में भी एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, बट लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास लर्निंग है वो चेंज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? लास्ट है हमारे पास लिमिटेशन। लिमिटेशन है कॉम्प्लेक्सिटी। द इंटरप्ले ऑफ पर्सनल बिहेवियर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर कैन बी कॉम्प्लेक्स टू एनालाइज एंड प्रेडिक्ट। एक पर्सन के बिहेवियर को और एनवायरमेंट के फैक्टर को, दो चीजों को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। तो ये क्या हो सकता है? एनालाइज किया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन। Difficulty in application may be challenging to apply directly to specific organization situation, requiring careful assessment and interpretation. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन ऐसी होती है जिनमें अप्लाई करना डिफिकल्ट हो सकता है और केयरफुल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, देन इंटरप्रिटेशन की भी रिक्वायर्ड होती है। इंटरप्रिटेशन यानी कि हमको बार बार चेक करते रहना पड़ता है कि कोई किसी तरीके का चेंज या किसी तरीके का बदलाव है तो उसके ऊपर भी काम करना पड़ता है, ठीक है? नाउ कंक्लूजन। कंक्लूजन लास्ट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन कंक्लूजन अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कॉम्प्रिहेंसिव जो वर्ड है ये डिटेल्ड है, इसका मीनिंग है डिटेल्ड। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिक्वायर्स इंटीग्रेटिंग इनसाइट फ्रॉम मल्टीपल पर्सनैलिटी थ्योरी। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को क्या है, मल्टीपल थ्योरीज के थ्रू देखना पड़ता है, अलॉन्ग विद अदर रेलिवेंट फ्रेमवर्क टू इफेक्टिवली मैनेज एंड मोटिवेट एम्प्लॉय।
तो सब चीजों को दिल साथ लेकर चलना पड़ता है ताकि मैनेज किया जा सके और मोटिवेट किया जा सके हमारे अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो ये थी 4 थ्योरीज। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।